क्या होगा जब मिल बैठेंगे स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन? जवाब है धमाकेदार एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। स्पाइडरमैन नो वे होम ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स का वो पंच मारा जिसका इम्पैक्ट हिस्टोरिकल बन चुका है, और नए और पुराने स्पाइडरमैन की लेगेसी और ट्रिब्यूट से इस मूवी ने क्रिटिकली और फाइनेंशियली बहुत प्रेज बटोरा और साबित कर दिया कि स्पाइडरमैन अकेले अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। और आज की वीडियो मौका होने वाली है इस मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसके लिए आप में से बहुतों ने हमें पिछले कम्युनिटी पोल में वोट तो किया ही था, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप में से कईयों ने हमें कमेंट्स भी किए थे, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्पाइडरमैन नो वे होम फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मल्टीवर्सल कहानी से पहले इस मूवी की कौन सी कहानी होने वाली थी, इस मूवी के अंदर कौन कौन से इनिशियल कैमियोज होने वाले थे जिन्हें कट करना पड़ा, कैसे कैसे दिखाया गया था स्पाइडरमैन के पुराने विलन्स को, जानेंगे किस स्पाइडरमैन ने कौन सा नकली अंग इस्तेमाल किया था, क्या होने वाली थी इस मूवी की एक अलग और अल्टरनेट एंडिंग, और जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के साथ साथ स्पाइडरमैन के आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी बनाने का प्लान तो बहुत पहले से कर लिया गया था, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की फाइनेंशियल सक्सेस देखने के बाद स्पाइडरमैन की हाइप को देखते हुए सोनी और डिज्नी के बीच में स्पाइडरमैन की राइट्स और उससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें डिज्नी के मार्वल स्टूडियोज की मूवीज को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमसीयू में स्पाइडरमैन की मूवीज की टोटल कमाई का 5% ही हिस्सा मिलता था, और यहाँ पर डिज्नी ने 50% तक प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स को डिवाइड करने की मांग की थी, और यही चीज सोनी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना स्पाइडरमैन वापस लेना चाहा। लेकिन ऑफ कोर्स इस कंट्रोवर्सी पर दुनिया भर के फैंस के रिएक्शन को देखते हुए और टॉम हॉलैंड के पर्सनली डिज्नी और सोनी पिक्चर्स के चेयरमैन से कंसल्ट करने के बाद इस डील को दोबारा रिवोक किया गया, जहां पर नई डील्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर 25% का प्रोडक्शन और 25% की हिस्सेदारी निभाएगा, और इसी कंट्रोवर्सी से निपटने के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी पर काम किया गया। एक लंबे समय के बाद मार्वल स्टूडियोज की किसी मूवी का इतना बड़ा हाइप नो वे होम की वजह से देखने को मिला था, लेकिन इनिशियली सोनी और मार्वल के नए डील से पहले ये कहानी एक बहुत ही अलग कहानी होने वाली थी, जहां पर एक्चुअली जे जोना जेमसन के पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील करने के बाद यहाँ पर उसके पीछे एक्चुअली इस मूवी के अंदर क्रेवन द हंटर पड़ने वाला था, और ये मूवी स्पाइडरमैन की कहानी क्रेवन द लास्ट हंट से इंस्पायर होने वाली थी। लेकिन जब स्पाइडरमैन मार्वल स्टूडियोज को वापस मिला तो यहाँ पर स्क्रीन राइटर्स एरिक समर्स और क्रिस मैकेना ने इस कहानी को बड़े रूप से दिखाने की कोशिश की, और यहाँ पर बेसिकली 1946 की इट्स अ वंडरफुल लाइफ मूवी से इंस्पिरेशन लिया गया और इसे पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को फिक्स करने की कहानी में डेवलप किया गया, जिसके कारण यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इंक्लूड किया गया। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज आए तो मल्टीवर्सल पॉसिबिलिटीज आई, और यहाँ पर एक्चुअली पिछले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को भी कॉन्फिडेंटली इस मूवी के अंदर लिखना चालू भी कर दिया गया, बावजूद इसके कि अभी उनसे बात भी नहीं हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन के इतने सारे विलन्स और पिछले स्पाइडरमैन के बावजूद भी इस मूवी के अंदर और भी कैरेक्टर्स को प्लान किया गया था, और एक्चुअली प्लान तो ये भी किया गया था कि इस मूवी के अंदर अब तक के सारे स्पाइडरमैन लाइव एक्शन मूवीज में दिखे सारे के सारे विलन्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फाइनली इस बात को राइटर्स ने रियलाइज किया कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स हर एक कैरेक्टर पर मूवी के अंदर फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मेजॉरिटी विलन्स को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अब जब बात कैरेक्टर्स के इंक्लूजन की हो रही है तो पिछले सारे के सारे कैरेक्टर्स को इस मूवी के अंदर इंक्लूड करना एक आसान काम नहीं था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की जो नई फिलॉसफी है उसके हिसाब से वो किसी को भी कुछ भी स्पॉइल नहीं करते हैं। ऐसे में यहाँ पर पिछले दोनों स्पाइडरमैन एक्टर्स को कन्विंस करने के लिए सोनी के प्रोड्यूसर खुद एमी पास्कल ने अपनी तरफ से कॉल करके इन्हें कन्विंस करने में हेल्प की थी। वहीं पर सारे के सारे विलन एक्टर्स एक्चुअली अपने कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए बहुत ही आसानी से वापस आ गए थे, सिवाय सैम रेमी की मूवीज में ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करने वाले विलियम डफो को छोड़कर। और जैसा कि विलियम डफो ने अपने कैरेक्टर ग्रीन गॉब्लिन को बहुत ही डायनामिक तरीके से प्ले किया था, अपने कैरेक्टर को समझने के लिए उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट की मांग की थी, जिसके कारण मार्वल स्टूडियोज ने यहाँ पर उन्हें इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए परमिशन दिया था।
वेल, विलियम डेफो के स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन यहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर इलेक्ट्रो का रोल प्ले करने वाले जेमी फॉक्स की भी एक बहुत बड़ी शर्त थी, और वो ये थी कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी की तरह इस मूवी के अंदर ब्लू नहीं दिखना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने उनके कैरेक्टर को रीडिजाइन किया। अब इन कैरेक्टर्स को इस मूवी के अंदर लाया तो गया, लेकिन इन्हें अपनी रिस्पेक्टिव मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से दिखाना थोड़ा मुश्किल था, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन और एल्फ्रेड मोलिना के ऊपर विजुअल इफेक्ट्स की मदद से डी-एजिंग का इस्तेमाल करना पड़ा था। वहीं पर दूसरी ओर डॉक ऑक्स के टेंटिकल्स, जैसा कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवीज के अंदर प्रैक्टिकली बनाए गए थे, यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से डिजिटली क्रिएट किया गया था। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी में दिखे दूसरे विलन्स, जैसे कि थॉमस हेडन चर्च का सैंडमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी में दिखा लिजर्ड, इन दोनों को इस मूवी के अंदर डिजिटली दिखाया गया है, और इनके एक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के अंदर अपनी वॉइस एक्टिंग दी है, जहाँ पर सैंडमैन के कई सारे फुटेज को 2007 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन 3 से भी उठाया गया था। अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर दिखने वाले कुछ कैंसल्ड कैमियोज के बारे में, जहां पर अगर बात करें सबसे पहले तो इस मूवी के अंदर मॉर्गन स्टार्क भी दिखने वाली थी, और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस कैरेक्टर की एक्ट्रेस लेक्सी रैब ने इसकी शूटिंग भी की थी, लेकिन उनके सीन को हटा दिया गया। इनके अलावा यहाँ पर टॉम हॉलैंड के भाई हैरी हॉलैंड भी इस मूवी के अंदर एक ड्रग डीलर के रूप में दिखने वाले थे, लेकिन फाइनली इस मूवी से उनके सीन को कट कर दिया गया। और तो और इनके अलावा यहाँ पर अमेरिका चैवेज भी इस मूवी के अंदर अपना पहला कैमियो देने वाली थी, और शायद यहाँ पर उसके मल्टीवर्सल एबिलिटीज को यूटिलाइज किया जाता, लेकिन इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। और अमेरिका चैवेज की कैमियो को कैंसिल करने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि एक्चुअली ये मूवी पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद आने वाली थी, लेकिन जैसा कि इस पर काम पहले चालू हुआ, इस मूवी के स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एक्चुअली स्पॉइल ना हो। बाय द वे, इस मूवी के अंदर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपनी तरफ से वॉलंटियरली इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं था, और वो बेसिकली इस मूवी के सरप्राइज एलिमेंट को एंजॉय करना चाहते थे। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जैसा कि टॉम हॉलैंड चीजों को स्पॉइल करने के लिए जाने जाते थे, इस मूवी को स्पॉइल करने की जिम्मेदारी तो किसी और ही ने उठा ली, और आंट मे का रोल प्ले करने वाली मरीसा तोमोई ने इस मूवी की एंडिंग को अपने थेरेपिस्ट को स्पॉइल कर दिया था, क्योंकि इस मूवी के सीक्रेट का बोझ उनसे झेला नहीं जा रहा था। लेकिन जैसा कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच की बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये सीक्रेट बाहर नहीं आया। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें डिजिटली या प्रैक्टिकली फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ पर इन कैरेक्टर्स की कुछ छोटी डिटेल्स भी थे जिनके लिए प्रोस्थेटिक्स बनाए गए थे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर विलियम डेफो की नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक टीथ बनाया गया था, और अगर आप ध्यान देंगे तो आप नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्रीन गॉब्लिन के पर्सोनास का ये डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। वहीं पर एक और प्रोस्थेटिक भी था जिसे इन तीनों में से किसी एक स्पाइडरमैन ने इस्तेमाल तो किया था, लेकिन इसे क्लेम किसी ने नहीं किया है, और वो है नकली नितंब, जिसे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर टोबी मैगवायर ने इस्तेमाल किया था, लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अब बात करते हैं इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, जहाँ पर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को 11 अलग अलग कंपनीज ने संभाला था, जहाँ पर एक्चुअली इस मूवी के अंदर 2500 विजुअल इफेक्ट शॉट्स हैं। वहीं पर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर केली पोर्ट के हिसाब से इस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 लाइव एक्शन शॉट्स हैं जिनमें कोई भी विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी इस मूवी के सीन में आपने जो भी चीजें एज अ लाइव एक्शन देखी हैं, उनमें से कई चीजों को डिजिटली ही बनाया गया है। लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें थीं जिन्हें प्रैक्टिकली ही शूट किया गया है, जिसमें क्लाइमेक्स का पीटर और एमजे से मिलने का सीन पीटर पैन डोनट एंड पेस्ट्री शॉप में फिल्माया गया था, लेकिन एक्चुअली ये पूरा का पूरा सेट न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में शूट नहीं किया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क के ट्रैफिक और लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए शॉप के पूरे सेट को ही मूवी के फिल्मिंग के सेट्स के साथ अटलांटा जॉर्जिया में बनाया गया था। और इसी सीन के अंदर हमें काइंड ऑफ एक अलग ही सीन दिखने वाला था, जहां पर जैसा कि इस मूवी के एंड तक पीटर पार्कर अभी कानून बन चुका है, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ओरिजिनली सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ और सिर्फ विलेंस को उनके रिस्पेक्टेड यूनिवर्सेस में ही पहुंचाने में कामयाब होते, और वो पीटर पार्कर के लिए फॉरगेटिंग स्पेल का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण पीटर एक्चुअली एक बहुत ही फेमस इंसान हो जाता, और वो एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ ही ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करता, और वो इवेंचुअली एमजे से ब्रेकअप करता, और वो ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन की कहानी को आगे बढ़ाता।
अब चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की फाइनली क्रिटिकली और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। जहां पर फाइनेंशियली तो इस मूवी ने बहुत बड़े रिकॉर्ड सेट किए, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी को तकरीबन $200 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने लगभग $800 मिलियन यूएस और कनाडा से कमाए और तकरीबन $1 बिलियन बाकी दुनिया के हिस्सों से कमाए, जिसने इसका टोटल $1.8 बिलियन बनाया और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक बन चुकी है। जहां पर ये 2021 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी तो बनी ही, साथ ही साथ ये दुनिया की 6वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। साथ ही साथ ये सोनी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी भी बन चुकी है और उसकी सक्सेस यहीं पर नहीं रुकी है। इस मूवी को 94th अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यहाँ इसे अवार्ड नहीं मिल पाए। वहीं पर दूसरी ओर 74th बाफ्टा अवार्ड में ये मूवी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण इसे नॉमिनेट ही नहीं किया गया। अब चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन की आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की, जहां पर इस बात को इनिशियली तो हिंट किया गया था कि एक्चुअली टॉम हॉलैंड के अंदर आने वाली कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी स्पाइडरमैन मूवी होगी, लेकिन फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी मिलकर एक साथ फैंस के रिएक्शन को देखते हुए एक और नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड कंटिन्यू करेंगे या ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन होगा, जिसे टॉम हॉलैंड ने खुद ही इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सप्रेस किया था। लेकिन वहीं पर सोनी पिक्चर्स के टॉम रॉथमैन ने इस बात को कंफर्म किया है कि टॉम हॉलैंड को एक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रॉसओवर के लिए प्लान किया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़े समय बाद ही देखने को मिल सकता है। मे बी शायद तब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक एवेंजर मूवी प्लान की जाए। वैसे इस बारे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। मैंने पिछली आई सारी की सारी स्पाइडरमैन मूवीज के भी 15 फैक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, और उन सब का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी ऐसे ही ऑसम वीडियोस आने वाली हैं, तो उन्हें मिस न करने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।